संविधान के इस वीडियो में हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए भी पीसीएस प्रीलिम्स जो आगे है, बीओ परीक्षा है या पीसीएस का मेंस होगा या अन्य कोई जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो और वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो। अब इसमें जो पद हम चर्चा करेंगे, जैसा कि टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक संवैधानिक पद है। संविधान का भाग 5 हम लोग पढ़ रहे थे और उस भाग 5 का ये आखिरी टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। तो थोड़ी सी जानकारी पहले हम कर लें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कौन और इसका कार्य क्या होता है। जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा का कार्य है। लेखा को अंग्रेजी में हम कहते हैं, लेखा परीक्षक को ऑडिटर। ऑडिटर शब्द से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर अनुमान लग गया होगा कि ऑडिटर कौन है। ऑडिटर क्या करता है? पैसे से संबंधित, वित्तीय मामलों से संबंधित चीज़ों को जांचता है, परखता है, उसका अवलोकन करता है और उससे संबंधित जो अपनी रिपोर्ट होता है वो देता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें हैं। सरकारें जो हैं लोक कल्याणकारी तमाम कार्य करती हैं, उनके पास तमाम प्रकार से पैसा आता है और उन पैसों को वो खर्च करती हैं। जो पैसा सरकारों के पास होता है वो सार्वजनिक धन है। सार्वजनिक धन किसी का एक व्यक्ति का नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति का अगर धन हो तो वो अपनी तरह से खर्च कर सकता है। अगर व्यक्तिगत धन हो तो वो किसी तरह से भी चाहे जैसे खर्चा करे, शायद एक हद तक है कि चलो ठीक है अपना पैसा खर्चा किया गया। लेकिन सरकारों के पास जो पैसा होता है वो सार्वजनिक धन है। सार्वजनिक धन का मतलब जनता का पैसा है और जनता का पैसा सही जगह पे जाए, सही ढंग से खर्च किया जाए, उसमें कोई अनैतिकता, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए संविधान में एक पद बनाया गया है। उस पद का नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये उस लोक वित्त जिसको हम सार्वजनिक धन कहते हैं उसके खर्चे पर अपनी नज़र रखता है, अवलोकन करता है, उसकी जांच करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसके बाद जो है उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट देता है केंद्र सरकार से संबंधित, वो रिपोर्ट संसद में जाती है और राज्य विधानमंडल में रिपोर्ट जाती है, जो राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी जाती है उस राज्य के लोक वित्त से संबंधित। यहाँ एक बात और जानिए कि जो भारत का वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो भारत के राज्यों के लिए और केंद्र के लिए अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। यानी केंद्र के भी वित्त का और राज्यों के भी वित्त का जो ऑडिट करने का कार्य है वो यही व्यक्ति करता है, यही संवैधानिक पद होता है। चलिए, तो इसके बारे में हम थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जितनी भी उतनी करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या इसके कार्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है। अब जैसा कि हमने लिखा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब पहले हम इसको अंग्रेजी में जानेंगे कि इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में हम जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, CAG, कैग बोलते हैं। शॉर्ट में हम कैग के नाम से ही इसे जानते हैं। अब कैग का हमें फुल फॉर्म जानना होगा। तो कैग का जो C है वो है कंप्ट्रोलर, COMPTROLLER, कंप्ट्रोलर। एंड है फिर इसके बाद A का मतलब है ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से जो कैग का फुल फॉर्म है वो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये संवैधानिक पद है तो इसका स्पष्ट रूप से इसका मतलब है कि संविधान में इसका जिक्र होगा। संविधान में जो इसका जिक्र है वो अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक इस पद का जिक्र है। अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक, 151 तक इसका जिक्र है। यानी 4 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है, 148, 149, 150 और 151। अब इस 4 अनुच्छेदों में चारों तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 3 अनुच्छेद इसमें आपके इम्पॉर्टेंट हैं। 3 अनुच्छेद पर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से अनुच्छेद हैं। इसमें जो पहला अनुच्छेद आपका है 148, उसमें कैग के पद की बात की गई है, इसके पद की चर्चा की गई है।
दूसरा हमारा जो अनुच्छेद है वो है 149। इस अनुच्छेद 149 में इसके कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद 149 में इसके कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है कि कैग के क्या कार्य हैं और क्या इसकी शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त जो लास्ट भाग 5 का आखिरी अनुच्छेद है 151, इसमें जो है अंकेक्षण प्रतिवेदन की बात की गई है। अंकेक्षण को ही समपरीक्षा कहा जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन की बात कही गई है और इसको जो है शब्द चूंकि हिंदी के थोड़ा जटिल होते हैं इसलिए इंग्लिश में जानिए ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट जो होगी ये किसको प्रस्तुत की जाएगी इसके बारे में बात की गई है। यहाँ बताया गया है कि जो केंद्र से संबंधित जो रिपोर्ट होगी वो कैग जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति जो है संसद के सामने रखेगा, और जो राज्यों से संबंधित होगी वो राज्यों के से संबंधित राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और राज्यपाल जो है राज्य के विधानमंडल को प्रस्तुत करेगा या वहां उसके पटल पर वो रिपोर्ट रखी जाएगी। तो इस प्रकार से 3 अनुच्छेद हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, या कह लीजिए कि अगर आप याद कर सकते हैं तो तीनों आप दिमाग में रखिए, 148, 149 और 151। अब हम इस पद में और जो संबंधित चीजें हैं उस पर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसको नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो है निर्वाचित नहीं होता है, ये आप जानिए, इसका अपॉइंटमेंट होता है, इसकी नियुक्ति होता है और इसकी शपथ ग्रहण, ये भी एक शपथ लेता है, और ये त्यागपत्र, इसको हम एक साथ लिख रहे हैं, नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र। इसकी नियुक्ति भी, इसको शपथ दिलाने का कार्य भी और इसका जो त्यागपत्र होता है वो सभी संबोधित होते हैं राष्ट्रपति से ही रिलेटेड होता है। यानी कैग की जो नियुक्ति होती है उसे कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। और अगर इनकेस समय से पूर्व कहीं कैग को अपना त्यागपत्र देना है तो वो त्यागपत्र किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को ही सौंपता है। अब इसके कार्यकाल के बारे में हम जाने तो जो इसका कार्यकाल होता है वो जरा समझ लीजिए आप। सामान्यतया जो है इसके कार्यकाल से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि कार्यकाल कुछ इस तरह से होता ही है कि दिमाग से उतर जाता है। अभी हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय जब पढ़ा तो सर्वोच्च न्यायालय में हम जाने कि न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। तो जो कैग का कार्यकाल होता है वो भी यही होता है 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ जाता है, वही जो है जानना है, 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष, या 6 वर्ष, और आगे लिखा हुआ है जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। अब इसको जरा थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार कि इसमें दोनों का मतलब क्या है, पहले होने का क्या मतलब है। अब आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई 55 वर्ष का व्यक्ति है और उसे कैग बना दिया गया, तो जब 55 वर्ष का व्यक्ति है तो पहले वो 6 वर्ष कंप्लीट करेगा कि पहले 65 वर्ष की आयु कंप्लीट करेगा, पहले 6 वर्ष कंप्लीट करेगा, क्योंकि 6 वर्ष कंप्लीट करने पर उसकी आयु मात्र होगी 61 वर्ष। इसका तात्पर्य है कि वो 6 वर्ष यानी 61 वर्ष का जब होगा तो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा। 65 वर्ष की आयु तक उसका कार्यकाल नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 61 वर्ष का है और कैग बना दिया जाता है तो वो पहले 4 ही वर्ष बाद 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा, तो उसे 65 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, 6 वर्ष से मतलब नहीं होगा। यानी अगर 65 वर्ष पहले पूरा हो जाता है तब भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और अगर 65 वर्ष नहीं पूरा होता है, 6 वर्ष पहले पूरा हो जाता है कार्य का, तो भी कैग जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब इनके बीच कार्यकाल में अगर ये त्यागपत्र, मैंने ऊपर ही बता दिया है कि त्यागपत्र अगर इनको देना होगा तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया क्या है इनकी, अगर इनको बीच में हटाना पड़े तो दुर्व्यवहार या असमर्थता या कदाचार के आधार पर इनका प्रस्ताव जो है हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और वो हटाने की प्रक्रिया बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जैसे न्यायाधीश हटाए जाते हैं वैसे ये हटाए जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही ये हटाए जाएंगे, वही प्रक्रिया होगी। यानी विशेष बहुमत से
दोनों सदनों द्वारा जब पारित हो जाएगा तभी इनको हटाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से जो है हटाने की प्रक्रिया इनकी वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। अब जरा इनका वेतन और भत्ता देख लीजिए। तो इनको जो वेतन और भत्ता प्राप्त होता है, वेतन आबलिक भत्ता, तो जो इनको वेतन भत्ता प्राप्त होता है उसका निर्धारण कौन करता है? उनका निर्धारण जो होता है वो संसद करती है। कितना वेतन भत्ता प्राप्त होगा इसका निर्धारण संसद समय समय पर करती है। और इसके पश्चात ये किस निधि से वेतन पाते हैं? तो ये संचित निधि से वेतन पाते हैं। और ये भी कहा गया है कि इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संचित निधि से वेतन प्राप्त करते हैं। वर्तमान में जो इनका वेतन है वो आप जानते हैं 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख प्रति माह इनको वेतन प्राप्त होता है, वेतन के रूप में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते भी इनको दिए जाते हैं। अब वर्तमान में हम जान लें कि वर्तमान में कैग हमारा है कौन? तो वर्तमान में जो हमारे कैग हैं वो है राजीव महर्षि जी, वो है राजीव महर्षि। इनका कार्यकाल जो है चल रहा है, राजीव महर्षि वर्तमान में कैग हैं। तो जो करंट के सवाल होते हैं उनसे आप अपडेट रहिए, फंडामेंटल्स जाने रहिए, करंट के सवाल करंट से अपडेट रहें। तो राजीव महर्षि जो है इस समय कैग हैं। अब इनका हम कार्य थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कार्य जो है अगर हम समझें तो कार्य में मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का ये मुखिया होता है, हेड होता है। दूसरा कार्य हमने आपको बताया था कि राज्य और केंद्र दोनों के लोक वित्त पर इसका पूरा नियंत्रण होता है। और जो इसका रिपोर्ट, तो लोक वित्त पर नियंत्रण, ये आप दूसरा जान लीजिए इसका कार्य है। लोक वित्त चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, इस पर पूरा नियंत्रण इसका होता है, पूरी जांच ये करता है। तो लोक वित्त पर पूरा नियंत्रण इसका होता है। इसके अतिरिक्त जान लीजिए कि जो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, जो तीनों निधियां हैं, चाहे वो तीनों निधियां आप जानते हैं, एक निधि आपकी संचित निधि है, तो चाहे संचित निधि हो, चाहे लोक लेखा हो और चाहे आकस्मिकता निधि हो, आकस्मिकता निधि, इन तीनों निधियों पर, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इन पर नियंत्रण और इन पर पूरी रिपोर्ट, पूरा प्रतिवेदन ये तैयार करता है। अब इसके बाद थोड़ा समझ लीजिए कि अपनी रिपोर्ट किसे देता है। खैर मैं बता चुका हूं लेकिन पुनः बता देता हूं। इसकी जो रिपोर्ट है, जो केंद्र की रिपोर्ट होती है, वो जाती है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट देता है। और जो राज्यों की रिपोर्ट होती है उसे ये राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल पुनः जो है इसको राज्य विधानमंडल, इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पास ले जाता है और राष्ट्रपति जो है इसे संसद में भेजता है, संसद के समक्ष रखता है और राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के समक्ष रखता है। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इससे संबंधित कई सवाल बनते रहते हैं। इस टॉपिक को अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा प्रश्नों को हल करना। थैंक यू सो मच।